नमस्कार दोस्तों, निंजा रीडर्स क्लब में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रिच डैड पुअर डैड के अध्याय 9 के बारे में। अध्याय 9 हमें किसी भी व्यवसाय या अपनी जिंदगी को शुरू करने के बारे में है। तो आइए शुरू करते हैं। अध्याय 9, शुरू करना। काश ऐसा होता कि मैं कह सकता कि दौलत इकट्ठी करना मेरे लिए आसान रहा है, परंतु ऐसा नहीं था। तो इस सवाल के जवाब में मैंने किस तरह शुरू किया, मैं दिन प्रतिदिन के हिसाब से अपने विचार की प्रक्रिया को बताना चाहता हूँ। बड़े सौदों को खोजना सचमुच आसान है। मैं आपसे यह वादा करता हूँ कि यह मोटरसाइकिल चलाने की तरह है। थोड़े से अभ्यास के बाद आपको इसका पता ही नहीं चलता। जब पैसे की बात आती है तो आप अगर संकल्प कर लें तो थोड़ी देर डगमगाने के बाद आप संभल जाते हैं। जिंदगी में एक बार आने वाले करोड़ों डॉलर के सौदों को खोजने के लिए हमें फाइनेंशियल प्रतिभा होनी जरूरी है। मुझे भरोसा है कि हम सभी के भीतर एक फाइनेंशियल जीनियस होता है। समस्या यह है कि हमारा फाइनेंशियल जीनियस सोया होता है और उसे बुलाकर जगाने की जरूरत होती है। यह इसलिए सोया होता है क्योंकि हमारी संस्कृति ने हमारे भीतर यह संस्कार डाल रखे हैं कि पैसे का मोह सभी बुराइयों की जड़ है। इस संस्कृति ने हमें प्रोफेशन सीखने के लिए तो प्रोत्साहित किया है ताकि हम पैसे के लिए काम कर सकें, परंतु हमें यह नहीं सिखाया कि पैसे से किस तरह अपने लिए काम करवाया जाए। इसने हमें अपनी फाइनेंशियल असफलता के बारे में चिंता न करना सिखाया है। जब हमारे काम के दिन खत्म होंगे तो सरकार या हमारी कंपनी हमारी जिम्मेदारी संभाल लेगी, परंतु इसके लिए हमारे बच्चों को पैसा चुकाना हो जो उसी स्कूल सिस्टम में शिक्षित होते। संदेश यह है कि कड़ी मेहनत करो, पैसे कमाओ और इसे खर्च कर दो। और अगर हमारे पास पैसा कम हो तो हम हमेशा कर्ज तो ले ही सकते हैं। दुर्भाग्य से पाश्चात्य समाज के 90% से ज्यादा लोग इस सिद्धांत का पालन करते हैं और ऐसा केवल इसलिए होता है क्योंकि नौकरी ढूंढना और पैसे के लिए काम करना ज्यादा आसान हो। अगर आप इस भीड़ में से एक नहीं हैं, तो मैं आपके फाइनेंशियल जीनियस को जगाने के लिए नीचे लिखे इस 10 कदम देख सकता हूँ। मैं आपको केवल वही कदम बता रहा हूँ जिन पर मैं चलता हूँ या चला हूँ। अगर आप इनमें से कुछ पर चलना चाहते हैं तो बहुत अच्छा, अगर आप इन पर नहीं चलना चाहते तो आप खुद के कदम बना लें। आपका फाइनेंशियल जीनियस इतना स्मार्ट होता है कि आप अपनी खुद की सूची बना सकते हैं। जब मैं पेरू में था तो 45 वर्ष के सोने की खुदाई करने वाले से मैंने पूछा कि उसे इतना भरोसा क्यों है कि उसे सोने की खदान मिल जाएगी। उसने जवाब दिया, सोना तो हर जगह है, ज्यादातर लोगों की आंखें से नहीं देख। और मैं कहूंगा कि यह सच है। रियल एस्टेट में मैं बाहर जा सकता हूँ और 4 या 5 संभावना भरे सौदे कर सकता हूँ, जबकि औसत व्यक्ति बाहर जाकर खाली हाथ लौट सकता है। जबकि हम दोनों एक ही इलाके में जाते हैं। इसका कारण यह है कि उन्होंने अपने फाइनेंशियल जीनियस को विकसित करने के लिए समय नहीं दिया है। मैं आपको नीचे 10 कदम बता रहा हूँ जो ईश्वर द्वारा दी गई ताकतों को विकसित करने की प्रक्रिया है। ये ऐसी ताकतें हैं जिनका नियंत्रण केवल आप कर सकते हैं। नंबर 1, मुझे हकीकत से ज्यादा बड़ा कारण चाहिए। आत्मा की शक्ति। अगर आप ज्यादातर लोगों से पूछेंगे कि क्या वे अमीर या आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहेंगे तो यहाँ कहें, परंतु फिर हकीकत हावी हो जाती है। यह सड़क बहुत लंबी नजर आती है और इस पर बहुत सी टेकरियां भी दिखती हैं जिन्हें पार करना होगा। इसकी तुलना में यह ज्यादा आसान लगता है कि आप पैसे के लिए काम करें और बचे हुए पैसे अपने ब्रोकर को दें। मैं एक बार एक युवा महिला से मिला जिसने अमेरिका की ओलंपिक टीम में तैरने के सपने देखे। हकीकत यह थी कि उसे रोज सुबह 4 बजे उठना पड़ता था ताकि स्कूल जाने से पहले वह 3 घंटे तैर सके। शनिवार की रात वह अपने दोस्तों के साथ पार्टी में भी नहीं जाती थी। उसे हर एक की तरह पढ़ाई करके अपनी परीक्षा परिणाम पर भी ध्यान देना होता था। जब मैंने उससे पूछा कि उसकी अधिमानवीय महत्वाकांक्षा और बलिदान के पीछे क्या कारण है तो उसने यही कहा, मैं इसे अपने लिए करती हूँ और उन लोगों के लिए जिनसे मैं प्रेम करती। प्रेम ही मुझे सभी बाधाओं और बलिदानों के लिए तैयार करता है। हम क्या चाहते हैं और हम क्या नहीं चाहते, इसका तालमेल भी एक कारण या लक्ष्य हो सकता है। जब लोग मुझसे पूछते हैं कि अमीर होने की इच्छा के पीछे मेरा कारण क्या था, तो यह गहरी भावनात्मक इच्छाओं और अनिच्छाओं का संयोग है। मैं कुछ की सूची बताऊंगा। पहले तो अपनी अनिच्छाओं की, क्योंकि उन्हें कारण इच्छाएं पैदा होती हैं। मैं सारी जिंदगी नौकरी नहीं करना चाहता था। मैं यह नहीं चाहता था कि मेरे माता पिता चाहते थे, यानी नौकरी की सुरक्षा और उपनगर में एक घर। मैं एक कर्मचारी नहीं बने रहना चाहता था। मुझे इस बात से ज्यादा नफरत होती थी कि मेरे डैडी अपने करियर में इतने व्यस्त रहते थे कि वे मेरे फुटबॉल मैच देखने भी नहीं आ पाते थे। मेरे डैडी सारी जिंदगी कड़ी मेहनत करते रहे और सरकार ने उनकी मौत पर उनकी कमाई का ज्यादातर हिस्सा ले लिया। मुझे इस बात से भी नफरत होती। अपनी मौत के बाद वे अपनी मेहनत की कमाई को अपने वारिसों के लिए नहीं छोड़। अमीर लोग ऐसा नहीं करते। वे कड़ी मेहनत करते हैं और अपने बच्चों के लिए ढेर सारा पैसा छोड़ जाते हैं। अब इच्छाओं की बात। मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ और जिंदगी को मनचाहे तरीके से जीना चाहता हूँ। मैं ऐसा अपनी जवानी में ही कर लेना चाहता हूँ। मैं केवल आजाद होना चाहता हूँ। मैं अपने समय और अपनी जिंदगी पर नियंत्रण चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पैसा मेरे लिए काम करे। ये मेरे गहरे छुपे हुए भावात्मक कारण हैं।
आपके पास क्या कारण है? अगर वे पर्याप्त ताकतवर नहीं हैं, तो रास्ते में आगे आने वाली हकीकत आपके कारणों पर हावी हो जाएगी। मैंने कई बार पैसे गँवाया है और कई बार फिर से शुरू किया है, परंतु चूँकि मेरे पास गहरे भावनात्मक कारण हैं, इसलिए मैं हर बार उठ खड़ा हुआ हूँ और आगे बढ़ चला हूँ। मैं 40 साल की उम्र तक आज़ाद होना चाहता था, परंतु परंतु इसमें मुझे 7 साल ज़्यादा लग गए और मैं आखिरकार 47 साल की उम्र में आज़ाद हो सका और बीच में मुझे कई सीखने वाले अनुभव मिले। जैसा मैंने कहा है, काश मैं कह सकता कि यह आसान था। यह बिल्कुल आसान नहीं था, परंतु यह कठिन भी नहीं। लेकिन बिना दमदार कारण या लक्ष्य के ज़िंदगी में हर चीज़ कठिन होती है। अगर आपके पास कोई दमदार कारण नहीं है, तो आगे बढ़ने में कोई समझदारी नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। मैं हर दिन विकल्प चुनता हूँ। विकल्प चुनने की ताकत। यह मुख्य कारण होता है कि लोग एक आज़ाद देश में रहना चाहते हैं। हमें चुनने का अधिकार चाहिए। आर्थिक रूप से जब हमारे हाथ में एक भी डॉलर आता है, तो यह हमारे हाथ में होता है कि हम भविष्य में अमीर या गरीब या मध्यवर्गीय बनने का विकल्प चुनें। हमारे खर्च करने की आदतें बताती हैं कि हम कौन हैं। गरीब लोगों को खर्च की आदतें गरीबी की होती हैं। बचपन में मुझे यह फ़ायदा मिला कि मुझे लगातार मोनोपोली खेलना बहुत पसंद था। किसी ने मुझे यह नहीं बताया था कि मोनोपोली केवल बच्चों के लिए है, इसलिए बड़े होने के बाद भी मैं इसे खेलता रहा। मेरे पास एक अमीर डैडी भी थे, जो मुझे संपत्ति और दायित्व के फ़र्क समझाते रहे। तो बहुत समय पहले अपने बचपन में ही मैंने अमीर बनने का विकल्प चुना और मैं जानता था कि मुझे केवल इतना ही करना था कि असली संपत्तियों को इकट्ठा करना था। मेरे सबसे अच्छे दोस्त माइक को संपत्ति वाला कॉलम विरासत में मिला था, परंतु उसे इसे बनाए रखना सीखना था। कई अमीर परिवार अपनी संपत्तियों को अगली पीढ़ी के में सिर्फ इसलिए खो देते हैं क्योंकि उन संपत्तियों की देखरेख करने के लिए किसी को प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। ज़्यादातर लोग अमीर न बनने का विकल्प चुनते हैं। 90% लोगों के लिए अमीर बनना बहुत झंझट का काम है, तो वे इस तरह से कहावतें ईजाद कर लेते हैं, पैसे में मेरी कोई रुचि नहीं है, या मैं कभी अमीर नहीं बनूंगा, या मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी तो मैं जवान हूँ। पहले शिक्षा में निवेश करें। वास्तव में आपके पास एक इकलौती असली संपत्ति है, वह है आपका दिमाग, जो आपका सबसे शक्तिशाली यंत्र है। जैसा मैंने विकल्प की ताकत के बारे में कहा है, पर्याप्त बड़े हो जाने के बाद हम में से हर एक के पास एक विकल्प मौजूद होता है कि हम अपने दिमाग में क्या रखते हैं। आप सारा दिन एमटीवी देखते हैं या गोल्फ मैगजीन पढ़ सकते हैं या सेरोमिक्स के क्लास में जा सकते हैं या फाइनेंशियल प्लानिंग की क्लास में जा सकते हैं। विकल्प आप चुनते हैं। ज़्यादातर लोग बस निवेश खरीदते हैं, परंतु इसके पहले वे निवेश के बारे में हासिल नहीं करना चाहते हैं। परंतु इसके पहले निवेश के बारे में वे ज्ञान हासिल करने के लिए जरा भी पैसा खर्च नहीं करना चाहते। नंबर 3, अपने दोस्तों को सावधानी से चुनें। साथ रहने की ताकत। सबसे पहले तो मैं यह बता दूं कि मैं अपने दोस्तों को उनको अमीरी के हिसाब से नहीं चुनता। मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जिन्होंने गरीबी में जीने की कसम खाई है और ऐसे दोस्त भी हैं जो हर साल करोड़ों कमाते। मुद्दे की बात यह है कि मैं उन सभी से सीखता हूँ और मैं पूरा मन लगाकर उनसे सीखने की कोशिश करता हूँ। मैं यह जानता हूँ कि मैंने अमीर लोगों की तलाश की है, परंतु मेरी नज़र उनकी दौलत पर नहीं है, बल्कि उनके ज्ञान पर थी। कई मामलों में ऐसे अमीर लोग मुझे मेरे अच्छे दोस्त बन गए, जबकि कई बार ऐसा नहीं हुआ। परंतु मैं आपको एक अंतर बताना चाहता हूँ। मैंने यह पाया है कि मेरे पैसे वाले दोस्त पैसे के बारे में बात करते हैं, और मेरा यह मतलब नहीं है कि उन्हें पैसे का घमंड है। वे इस विषय में रुचि रखते हैं कि इसलिए मैं उनसे सीखता हूँ और वे मुझसे। मेरे वे दोस्त जो आर्थिक दलदल में फंसे हुए हैं, वे पैसे, व्यवसाय या निवेश के बारे में बात करना पसंद नहीं करते हैं। उनकी नज़र में ऐसा महत्वपूर्ण नहीं है। उनकी नज़र में ऐसा करना मूर्खतापूर्ण या बेईमानी है। इसलिए मैं अपने गरीब दोस्तों से यह सीखता हूँ कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए। मेरे कई दोस्त हैं जिन्होंने अपनी छोटी सी ज़िंदगी में अरबों डॉलर कमाए हैं। उनमें से 3 ने एक ही अनुभव बताया है। उनके गरीब दोस्त उनसे यह पूछने कभी नहीं आए कि उन्होंने ऐसा किस तरह किया है, परंतु वे उनसे 2 में से एक चीज़ या दोनों ही चीज़ों के बारे में मदद मांगने आए हैं, कर्ज या नौकरी। चेतावनी: गरीब या डरे हुए लोगों को मत सुनिए। मेरे कई गरीब दोस्त हैं जिनसे मैं प्रेम भी करता हूँ, परंतु वे ज़िंदगी में डरे हुए मुर्गे हैं। जब पैसे की बात आती है, खासकर निवेश की, तो उनकी नज़र में आसमान हमेशा गिरने वाला होता है। वे आपको हमेशा यह बता सकते हैं कि कोई चीज़ क्यों कामयाब नहीं होगी। समस्या यह है कि लोग उनकी बात सुनते हैं, और जो लोग इन निराशावादी विचारों को आग मूंद कर मान लेते हैं,
वे भी छोटे मुर्गे बन जाते हैं। जैसी एक पुरानी कहावत है, एक जैसे विचार वाले लोगों में सहमत होती है। अगर आप सीएनबीसी देखते हैं तो सीएनबीसी देखते हैं जो निवेश की सूचना देने वाली सोने की खदान है, तो उनके पास अक्सर तथाकथित विशेषज्ञों का एक पैनल होता है। एक विशेषज्ञ यह कहेगा कि बाजार धराशायी होने वाला है और दूसरा यह कहेगा बाजार उठाव में आने वाला है। अगर इस आप स्मार्ट हैं तो आप दोनों की बातें सुनेंगे। अपने दिमाग को खुला रखें क्योंकि दोनों के पास अपने अपने तर्क हैं। दुर्भाग्य से ज़्यादातर लोग छोटे मुर्गे की बात सुनते हैं। मेरे बहुत से करीबी मित्र हैं जो मुझे किसी सौदे या निवेश से रोकने के लिए अपने तर्क देते हैं। कुछ सालों पहले मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि वह इसलिए रोमांचित था क्योंकि उसे अपनी जमा पूंजी पर 6% ब्याज वाला बॉन्ड मिल गया था। मैंने उसे बताया कि मैं सरकार से 16% ब्याज कमा रहा हूँ। अगले ही दिन उसने मुझे एक लेख भेज दिया। उसने यह लिखा था कि मेरा निवेश क्यों खतरनाक है। मैं सालों से 16% ब्याज कमा रहा हूँ और वह अब भी 6% ब्याज ही ले रहा है। नंबर 4, किसी फार्मूले के विशेषज्ञ बन जाएं और फिर एक और नया फार्मूला सीख लें। जल्दी सीखने की ताकत। ब्रेड बनाने के लिए हर बेकर का एक फार्मूला होता है, चाहे वह उसके दिमाग में ही क्यों न हो। यही पैसा बनाने के बारे में भी सही है। इसीलिए धन को अक्सर दो भी कहा जाता है। हम में से ज़्यादातर लोगों ने यह कहावत सुनी है, आप वह हैं जो आप खाते हैं। मैं इसी कहावत को दूसरी तरह से कहना चाहूँगा। मैं कहता हूँ, अगर आप वह बनते हैं जो आप पढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में आप सावधान रहें कि आप क्या पढ़ रहे हैं या क्या सीख रहे हैं, क्योंकि आपका दिमाग इतना ज़्यादा ताकतवर है कि आप जिस चीज़ के बारे में सीखेंगे आप वही बन जाएंगे। उदाहरण के तौर पर अगर आप कुकिंग सीखते हैं तो आप कुक बन जाते हैं। अगर आप कुक नहीं बनना चाहते हैं तो आपको कोई और विषय पढ़ना चाहिए। जैसे एक स्कूल टीचर शिक्षक का अध्ययन कर लेने के बाद आप अक्सर शिक्षक बन जाते हैं और इसी तरह सिलसिला जारी रह सकता है। अपने अध्ययन के विषय को सावधानी से चुनें। नंबर 5, खुद को सबसे पहले वेतन दें। खुद पर अनुशासन की ताकत। अगर आप खुद पर काबू नहीं रख पाते तो अमीर बनने की कोशिश भी ना करें। आपको इसके पहले मरीन कॉर्प्स या किसी आर्थिक संस्था में जाना चाहिए ताकि आपको खुद पर काबू रखना आ जाए। इस बात का कोई मतलब नहीं है कि निवेश करें, पैसा कमाएं और कुछ भी फूंक दें, पैसा कमाएं और उसे फूंक दें। खुद पर अनुशासन की कमी के कारण ही करोड़ों डॉलर की लॉटरी जीतने वाला जल्द ही दिवालिया हो जाता है। वह खुद पर अनुशासन की कमी ही है जिसने तनख्वाह बढ़ने के लोग तत्काल बाजार में जाकर नई कार खरीद लेते हैं या विदेश यात्रा पर निकल जाते हैं। यह कहना कठिन है कि 10 कदमों में कौन सा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, परंतु सभी कदमों में से एक कदम की विशेषज्ञता सबसे कठिन है। अगर आप या आप में पहले से ही मौजूद न हो, मैं तो यह भी कहना चाहूंगा कि खुद पर अनुशासन की कमी ही वह सबसे बड़ा कारण है जो लोगों को 3 समुदायों में बांटता है, अमीर, गरीब और मध्य वर्ग। मैं जिन व्यावसायिक शिक्षाओं में पढ़ाता हूँ, वहाँ मैं लोगों को लगातार यह याद दिलाया करता हूँ कि वे अपने सामान या सेवा का अपना ध्यान केंद्रित न करें, बल्कि मैनेजमेंट की कला का ध्यान केंद्रित करें। अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए 3 सर्वाधिक महत्वपूर्ण मैनेजमेंट दक्षताएं हैं। नंबर 1, कैश फ्लो या मैनेजमेंट। नंबर 2, लोगों का मैनेजमेंट। 3, व्यक्तिगत समय का मैनेजमेंट। मैं यह कहूँगा कि 3 दक्षताएं केवल व्यवसाय शुरू करने वाले के लिए ही नहीं बल्कि सभी के लिए काम में आती हैं। ये तीनों आपकी जीवन शैली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। व्यक्ति के रूप में, परिवार के सदस्य के रूप में, व्यवसाय में, किसी धर्मार्थ संगठन में, शहर या देश में। नंबर 6, अपने ब्रोकर को अच्छा पैसा दें। अच्छी सलाह की शक्ति। मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग अपने घर के सामने एक पट्टी टांग देते हैं, मालिक बेचना चाहता है। या मैं टीवी पर देखता हूँ कई लोग डिस्काउंट ब्रोकर्स होने का दावा करते हैं। मेरे अमीर डैडी ने मुझे उसका उल्टा सिखाया है। वे इस बात में भरोसा करते थे कि प्रोफेशनल्स को अच्छा भुगतान किया जाए और मैंने भी उसी सिद्धांत को अपनाया है। आज मेरे पास महंगे वकील, अकाउंटेंट्स, रियल एस्टेट ब्रोकर्स और स्टॉक ब्रोकर्स हैं। क्यों? क्योंकि अगर और मेरा सचमुच मानना है, अगर लोग प्रोफेशनल्स हैं तो उनकी सेवाओं से आपको पैसा मिलना चाहिए और वे जितना ज़्यादा पैसा कमाएंगे आप भी उतना ही ज़्यादा पैसा कमाएंगे। हम सूचना के युग में जी रहे हैं। सूचना बेशकीमती है। एक अच्छा ब्रोकर आपको सूचना तो दे देगा ही, आपकी शिक्षित करने के लिए समय भी देगा। मेरे पास कई ब्रोकर हैं जो मेरे लिए यह करने के इच्छुक हैं।
कुछ ने मुझे तब सिखाया जब मेरे पास कम सा पैसा था या बिल्कुल भी पैसा नहीं था, और मैं आज भी उनके साथ हूँ। मैं ब्रोकर्स को जितना पैसा देता हूँ, वह मेरे द्वारा उसकी सूचनाएँ से कमाए गए धन का बहुत छोटा हिस्सा होता है। मैं इसे पसंद करता हूँ जब मेरा रियल एस्टेट ब्रोकर या स्टॉक ब्रोकर बहुत पैसा कमाता है, क्योंकि इसका आम तौर पर यह मतलब होता है कि मैंने भी बहुत सा पैसा कमाया है। एक अच्छा ब्रोकर मुझे पैसे कमाने की जानकारी देने के अलावा मेरा समय भी बचाता है। जैसे उस समय जब मैंने खाली ज़मीन के टुकड़े को $9,000 में खरीदा और तत्काल उसे $25,000 में बेच दिया, ताकि मैं अपने जल्दी से कार खरीद सकूं। ताकि मैं अपने लिए जल ताकि मैं अपने लिए जल्दी से कार खरीद सकूं। ब्रोकर आपके लिए बाजार में कान और नाक, वह हर रोज वहाँ होते हैं और इसलिए मेरी वहाँ कोई ज़रूरत नहीं होती। मैं उसके बजाय गोल्फ खेल सकता हूँ। इसके अलावा जो लोग खुद ही अपना घर बेचते हैं और उनके लिए खुद के समय की कोई खास कीमत नहीं होती। मैं कुछ पैसे बचाने के चक्कर में अपना समय क्यों खराब करूँ, जबकि इस समय को मैं ज़्यादा पैसा कमाने या अपने अंतरंग लोगों के साथ बिताने में इस्तेमाल कर सकता हूँ। मुझे यह बहुत मज़ेदार लगता है कि इतने ज़्यादा गरीब और मध्यवर्गीय लोग रेस्तरां में खराब सर्विस के बावजूद 15 से 20% टिप देते हैं और ब्रोकर को 3 से 7% देने में आनाकानी और शिकायत करते हैं। वे खर्च वाले कॉलम में लोगों को टिप देते हैं और संपत्ति वाले कॉलम के लोगों को टिप देने से कतराते हैं। वे आर्थिक समझदारी नहीं है। नंबर 7, इंडियन दाता बने। यह बिना कुछ दिए पाने की ताकत है। जब अमेरिका में गोरे लोग गए तो उन्हें अमेरिकी इंडियंस की सांस्कृतिक परंपरा से झटका लगा। उदाहरण के तौर पर अगर किसी गोरे आदमी को ठंड लगती थी तो इंडियन उसे कंबल दे देते थे। श्वेत प्रवासी इसे उपहार समझ लेते थे और जब इंडियन कंबल वापस मांगता था तो उन्हें बहुत बुरा लगता था। इंडियंस को भी बुरा लगता था जब उन्हें यह पता चलता था कि श्वेत प्रवासी कंबल वापस नहीं करना चाहते थे। इस तरह इंडियन दाता वाक्यांश पैदा हुआ, एक छोटी सी सांस्कृतिक नासमझी के कारण। संपत्ति के कॉलम की दुनिया में इंडियन दाता बनना दौलत के लिए बहुत जरूरी है। परिष्कृत निवेशक का पहला सवाल यह होता है कि मेरा पैसा मुझे कितनी जल्दी वापस मिल जाएगा। वो यह भी जानना चाहते हैं कि उन्हें मुफ्त में क्या मिल रहा है, इसीलिए निवेश पर वापसी इतनी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के तौर पर मुझे एक छोटा रियल एस्टेट मिला जो मेरे घर के थोड़ी ही दूरी पर था। बैंक $60,000 चाहते थे और मैंने $50,000 में बोली लगाई, जो उन्होंने सिर्फ स्वीकार कर ली क्योंकि बोली के साथ $50,000 का चेक भी लगा हुआ था। उन्होंने यह महसूस किया कि मैं गंभीर हूँ। ज़्यादातर निवेशक यह कहेंगे कि क्या आप अपना बहुत सा पैसा फंसा नहीं रहे हैं? क्या इस पर लोन लेना ज़्यादा बेहतर नहीं होता? इसका जवाब है, इस मामले में बिल्कुल नहीं। मेरी निवेश कंपनी जाड़े के महीनों में इस वैकेशन रेंटल के रूप में इस्तेमाल करती है। मैं जब प्रवासी पक्षी एरिज़ोना से आते हैं और इसे 4 महीनों के लिए $2500 किराए पर दे देती है। बाकी के 8 महीनों में इसका किराया केवल $1000 होता है। मेरा पैसा लगभग 3 सालों में वापस आ गया था। अब मैं इस संपत्ति का मालिक हूँ जो हर महीने मेरी आमदनी बढ़ाती है। नंबर 8, संपत्ति से विलासिता की चीजें खरीदी जाती हैं। संपत्ति से विलासिता की चीजें खरीदी जा सकती हैं। केंद्रित करने की शक्ति। मेरे एक दोस्त का बेटा बहुत खर्चीला था और उसकी जेब में एक ऐसा लगता था कि छेद हो गया हो। 16 साल की उम्र में स्वाभाविक रूप से उसे अपनी कार चाहिए थी। बहाना यह था कि सभी दोस्तों के मम्मी डैडी ने अपने बच्चों के लिए कार खरीदी है। यह लड़का अपनी बचत में से पैसे निकाल कर नकद कार खरीदना चाहता था। ऐसे समय में उसके डैडी ने मुझसे सलाह मांगी, क्या आप सोचते हैं कि मुझे कार ऐसा करने देना चाहिए या मैं भी दूसरे पिताओं की तरह उसे कार खरीद कर दे दूं? इसके जवाब में मैंने कहा, कुछ समय के लिए तो ठीक है, परंतु लंबे समय के लिए आप उसे क्या सिखा पाएंगे? क्या आप अपने बच्चे को कार प्राप्त करने की इच्छा से उसे कुछ सीखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं? अचानक उनके दिमाग में बत्तियां जल गईं और वह तुरंत घर की तरफ चल पड़ा। 2 महीने बाद मुझे यह दोस्त फिर मिला। क्या तुम्हारे बेटे ने अपनी नई कार मिल गई? नहीं, उसने नहीं मिली, परंतु मैं गया और उसे कार के लिए $3000 दे दिए। मैंने उससे कहा कि वे अपने कॉलेज के पैसे के बजाय मेरे पैसे का उपयोग करें। मैंने कहा, यह तो आपकी उदारता है। नहीं, उस पैसे के साथ एक शर्त भी जुड़ी है। मैंने आपकी सलाह मान ली और उसे की कार खरीदने की प्रबल इच्छा के साथ सीखने की शर्त भी रखी।